गुड मॉर्निंग। नया टॉपिक अपना जो शुरू कर रहे हैं अभी। डेरिवेटिव ऑफ स्किन। डेरिवेटिव ऑफ स्किन त्वचा का व्युत्पन्न, ये अपना नया टॉपिक है आज का, डेरिवेटिव ऑफ स्किन। तो बेटा ध्यान दें यहाँ पे कि यहाँ पर अपन को दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्किन का व्युत्पन्न क्या होता है, ये संरचना कैसे बनती है। तो हम कहेंगे कि जो रोम होते हैं और जो तवक ग्रंथियां होती है, इन दोनों के संरचनाओं के मिलने से त्वचा के व्युत्पन्न का निर्माण होता है। पहली बात तो ये हुई। उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसको, रोम को पढ़ेंगे, हेयर को पढ़ेंगे, हेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर। जिसके अंदर सबसे पहले अपन आ जाते हैं हेयर के अंदर, रोम के अंदर आ जाते हैं। तो यह बात ध्यान रखने योग्य बेटा ये हो जाती है कि बालों की जो उत्पत्ति है, बालों की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार की है। तो इनकी उत्पत्ति एक तरह से एक्टोड्रम प्रकार की है। फिर हम कहेंगे इनका निर्माण कहां से होता है। जब निर्माण की बात आती है तो एपिडर्मिस के सबसे भीतरी स्तर, एपिडर्मिस के सबसे भीतरी स्तर जो एक तरह से स्ट्रेटम जर्मिनेटिव कहते हैं, इसको अंकुरण स्तर बोलते हैं, उनसे हेयर या रोम का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये बात ध्यान रखने योग्य कि इसका निर्माण किससे हो रहा है, इसकी उत्पत्ति किससे हो रही है। फिर अपन कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो एक तरह से ये डर्मिस बार में धसा रहता है और ये दशा कहाँ रहता है, डर्मिस बार में। तो ये बात को ध्यान रखना है कि डर्मिस बार के अंदर दशा रहता है। फिर यहाँ बात ध्यान दें, मुख्यतया वो ये रहेगी कि इनका निर्माण जो हो रहा है इसका, हेयर का, तो इसके अंतर्गत जो संरचनाएं बनेगी वो सबसे पहले बनेगी रोम पुटक, उसके बाद एक संरचना बनती है रोम पेपिला, रोम पेपिला। इसके बाद एक संरचना बनती है अपन कहें रोम कांड, रोम जड़ और एरेक्टर पिलाई पेशियां, एरेक्टर पिलाई पेशियां। ये सभी संरचनाएं मिलकर रोम एवं रोम की संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है। ये ध्यान देने योग्य बात है। अब अपन कह रहे हैं यहाँ पे ध्यान दे बेटा, सबसे पहले रोम पुटक। तो प्रत्येक जो रोम होते हैं, प्रत्येक रोम पुटक में स्थित होते हैं, प्रत्येक रोम पुटक में स्थित होते हैं। इसके बाद अपन कह रहे हैं कि इनका जो आधारीय स्तर जो होता है, उन आधारीय स्तर के अंदर ये थैलेनुमी संरचना के रूप में स्थित होती है। थैलेनुमा एक संरचना पाई जाती है, उन्हीं संरचनाओं को हम कहते हैं रोम पुटक, या इनको कहते हैं
हेयर फॉलिकल। तो ये तो एक थैलेनोमी जो संरचना हुई, उसी संरचना को इन्होंने क्या नाम दे दिया, रोमपुट्टक नाम दे दिया। फिर ध्यान दें बेटा आगे जो हम मुख्यतः यहाँ पर बात करते हैं कि इनका जो निर्माण हो रहा है रोमपुट्टक का, वो भी निर्माण एक तरह से स्ट्रेटम जर्मिनेटिव भाग से हो रहा है, उनके भी अंतर्वलन से रोमपुट्टक का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इसके अंदर दो स्तर होते हैं, मैं आपको बताऊं। एक तो हो गया डर्मिस का, रोमपुट्टक जो होते हैं दो संरचनाओं के मिलने से बनते हैं, एक तरह से मैं कह रहा हूं, जिसमें एक हो गया एपिडर्मिस। अब मैं कह रहा हूं कि इसका तो है बाहरी स्तर, और बाहरी स्तर आपको ध्यान है अपन ने कल भी पढ़ा था, पेपिलरी लेयर, पेपिलरी लेयर। और ये एपिडर्मिस का भीतरी स्तर है, और भीतरी स्तर में आपको ध्यान होगा कौन सा होता है, ध्यान दें, भीतरी स्तर के अंदर, भीतरी स्तर के अंदर होता है अंकुरण या मेलपेटी स्तर। तो इन दोनों स्तरों के मिलने का एक तरह से रोमपुट्टक का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर इसके बाद जब अपन बात करेगा रोम के जड़ की, पहले बात कर लेते हैं रोम के जड़ की, कि ये रोम की जड़ है, ये भी हम कह रहे हैं एक तरह से डर्मीसी स्तर में, डर्मीस के अंदर भाग के अंदर बात करें, उसके पैंदे के अंदर ये स्थित होती है, और विशेष करके एक सक्रिय कोशिका है। कौन सी कोशिका है, सक्रिय कोशिकाएं, के रोमपुट्टक के आधार पर जो डर्मिस के स्तर के अंदर जो सक्रिय कोशिकाएं होती है, उनके लगातार कंटिन्यू डिवीजन होने से, विभाजन होने से अपन कहते हैं रोम जड़ का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो जाता है, रोम जड़ का निर्माण हो जाता है। फिर एक बात ध्यान दें यहाँ पे, वो ये रहेगी कि जो ये रोम की जो जड़ है, ध्यान सुनाई दे रहा है कि जो रोम की जड़ है वो डर्मिस भाग में दसी रहती है, वो डर्मिस भाग में दसी रहती है, ये विशेष करके ध्यान दें। तो यहां पर हुआ कि रोम की जड़ रोमपुट्टक के पेंदे आधारीय भाग पर डर्मिस भाग में धसी हुई एक संरचना, जिसमें सक्रिय कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें लगातार विभाजन होता है, वो रोम जड़ का निर्माण करती है। आगे ध्यान दें बेटा, विशेष करके कि रोम पेपिला जो है, कौन सी संरचना, रोम पेपिला। तो ये भी एक तरह से हम कहें रोमपुट्टक के आधार या पैदे पर कहें, एक तरह से सिसले गड़ेनुमा संरचना पाई जाती है। एक जो गड़ा होता है सड़क के बीच में अपन देखते हैं, एक तरह से कोई टूटी हुई गड्ढा होता है, उसी तरीके से एक तरह से सिसलाया हुआ एक गड्ढेनुमी जो संरचना होती है, उनमें रुधिर कोशिकाएं, ध्यान अच्छे से, उनमें रुधिर कोशिकाओं के जालनुमी संरचनाओं के ऐसे मिलने से जो संरचना बनती है वही कहलाती है रोम पेपिला। क्या कहलाती है, रोम पेपिला। और यही रुधिर कोशिकाएं रोम की जड़ों तक पोषण पहुंचाने का कार्य करती है।
पोषण पहुंचाने का कार्य करती है। फिर बेटा आगे ध्यान दें, यहाँ पे एक संरचना आती है अगली, जिसको हम कहते हैं रोम कांड। क्या कहते हैं? रोम कांड कहते हैं। ये तो पेपिला के बारे में था। रोम कांड एक तरह से निर्जीव भाग होता है। ऐसे लंबा डर्मिस भाग के अंदर एक गुंडीनुमा संरचना निकली रहती है। एक गुंडीनुमा संरचना जो डर्मिस भाग के बाहर की ओर धसी रहती है, निकली हुई रहती है। डर्मिस भाग के बाहर की ओर निकली रहती है, और वो भी संरचना कैसी मर्त होती है, उसे हम कहते हैं रोम कांड। और ये मर्त होती है किसके कारण? केराटिन के जमा होने के कारण। केराटिन के जमा हो जाने के कारण ये मर्त हो जाती है। अब अपन कह रहे हैं इसके अंदर भी इसके 3 स्तर होते हैं। बोले तो इसके 3 भाग हो जाते हैं। एक होता है क्यूटिकल, जिसको हम कहते हैं उपत्वचा। एक बेटा अगला होता है, आपको ध्यान होगा, कोर्टेक्स, जिसको वल्कुट कहते हैं। एक होता है मेड्यूला, जिसको मध्यांश कहते हैं। अब ध्यान दें बेटा, जो क्यूटिकल है, जो त्वचा होती है, वो सबसे बाहर की ओर होती है, तो ये बाहरी स्तर होता है। और ये सल्की कोशिकाओं से निर्मित होता है। देन सल्की सेल से ये बना होता है। अब वल्कुट की कोशिकाएं मध्य स्तर में होती हैं, या वल्कुट एक मध्य स्तर होता है, और इनके अंदर विशेष करके ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चन है कि इनमें मेलेनिन होता है, या मेलेनिन होता है, उनके कण पाए जाते हैं। उनके क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। और इन रंगा कणिकाओं में, इन रंगा सेल्स में 20-20 में बुलबुले कहें या एयर बबल्स कहें या वायु बढ़ जाती है, और जिसके कारण व्यक्ति में जो बाल होते हैं वो सफेद होने लगते हैं। ये विशेष करके अच्छा पॉइंट है। अब अपन ने कहा मध्यांश, ये भीतरी स्तर है, और बहुकोणीय कोशिकाएं मिलकर इसका निर्माण करती है। तो बहुकोणीय कोशिकाएं मिलकर इसका निर्माण करती है। तो ये तो ध्यान रखना था बेटा यहाँ पे। किसके अंदर? रोम कांड के अंदर। अब अगला पॉइंट है एरेक्टर पिलाई पेशियां। कैसी पेशियां? एरेक्टर पिलाई पेशियां। अब ध्यान दें एरेक्टर पिलाई पेशियों के बारे में कि ये पेशियां एक तरह से मुख्य रूप से हम यहां पे कहें तो एपिडर्मिस, कौन सा? एपिडर्मिस, और जो रोम पुटक है, एपिडर्मिस और रोम पुटक के मध्य एक पेशीय संरचना पाई जाती है, उसी को कहा गया है एरेक्टर पिलाई पेशी। और इन्हीं पेशियों के द्वारा, अच्छा क्वेश्चन बन रहा, बालों का नियंत्रण होता है। इन्हीं पेशियों के द्वारा बालों का नियंत्रण होता है। तो ये एरेक्टर पिलाई पेशियां जो बालों का क्या करती है? नियंत्रण करती है। आपको ध्यान होगा ये भी एक तरह से प्रतिवर्ती क्रिया हो गई। क्या हो गई? प्रतिवर्ती क्रिया। एक यहां से अच्छा क्वेश्चन और बनता है कि इस क्रिया पर
जो एड्रीनलिन हार्मोन होता है उस हार्मोन का नियंत्रण होता है। एड्रीनलिन हार्मोन का यहाँ पर उस पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। और दूसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान होगा कि जैसे हम कह रहे हैं कि डर लग रहा है या कोई कुत्ता पीछे भाग रहा है या ऐसी कोई घटना हो रही है जिसमें आकस्मिक हो रही है, जिसमें हमको एकदम डर लगता है, तो रोंगटे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और इसी तरीके से रोंगटे खड़ा होना, इनका नियंत्रण कौन करता है, एरेक्टर पिलाई पेशियां करती है। तो ये रोम एंड इट्स इसकी स्ट्रक्चर जो थी इसके बारे में बात की। अब हम करेंगे बात त्वक ग्रंथियों की। अब ध्यान दें यहाँ पे किसके बारे में, त्वक ग्रंथियों के बारे में। तो विशेष कर ध्यान दें कि ये जितनी भी ग्रंथियां हैं, त्वक ग्रंथियां, सभी की सभी बहिस्त्रावी ग्रंथियां हैं। कैसी है, बहिस्त्रावी ग्रंथियां हैं। बहिस्त्रावी का मतलब क्या हुआ, बहिस्त्रावी का मतलब हुआ कि इनका स्त्रावण बाहर की ओर होता है, आंतरिक नहीं, बाहर की तरफ। जैसे अपने पसीना आना, जैसे मुंह पे अपन कहते हैं सुबह उठते हैं तो तेल में जो ऐसे चिपचिपा जो पदार्थ लगता है, तो ये एक तरफ का स्त्रावण होता है, वो कैसा बहिस्त्राव होता है। तो ये सभी ग्रंथियां किस प्रकार की है, बहिस्त्रावी ग्रंथियां हैं। ये भी अच्छा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। इसके बाद जब हम बात करें तो इन ग्रंथियों को, वैसे इन ग्रंथियों का निर्माण क्या होता है, इन ग्रंथियों का निर्माण भी, अच्छा क्वेश्चन है, इन ग्रंथियों का निर्माण भी एपिडर्मिस के अंकुरण स्तर के अंतर्वलन में ही होता है, आंतरिक स्तर में ही होता है। लेकिन ये दशे कहाँ रहते हैं, ये सभी जमा या स्थित रहती है डर्मिस भाग में, लेकिन निर्मित होती है और स्थित किसमें होती है, डर्मिस भाग में स्थित होती है। और एपिडर्मिस के सबसे भीतरी स्तर में इनका निर्माण होता है। अब ध्यान दें यहाँ पे मुख्य रूप से कि इन ग्रंथियों के सिक्रेशन या स्त्रावण के आधार पर इनको 3 प्रकारों में बांटा गया है। इनको 3 प्रकारों में बांटा गया है। जैसे मैं कहूं एपोक्राइन, होलोक्राइन और एक होता है मीरोक्राइन, या इसको एक्राइन भी कहते हैं। तो ध्यान दें, तीनों ही स्त्रावण के आधार पर बांटा गया है। इनको अच्छे से समझेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा कि होलोक्राइन, एपोक्राइन क्या है, होलोक्राइन क्या है और मीरोक्राइन क्या है। जैसे हम कहें कि एक कोशिका है, तो ध्यान दें बेटा, एपोक्राइन, होलोक्राइन और मीरोक्राइन, या इनको एक्राइन कहते हैं। इसमें जैसे अपन कहें कि ये एक कोशिका जिसके अंदर ये पदार्थ बन रहे हैं, है ना, ये स्त्रावी पदार्थ अपन कह रहे हैं, जैसे जैसे ये एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, इसके बाद कह रहे हैं कि ये कोशिका के अंदर जो स्त्रावी पदार्थ शेष भाग को छोड़कर, जहां पदार्थ अभी जमा नहीं है, उस भाग को छोड़कर बाकी जितना भी भाग है वो इससे अलग हो जाता है। इस तरह का जो सिक्रेशन होता है, स्त्रावण जो होता है, वो कहलाता है एपोक्राइन। क्या कहलाता है, एपोक्राइन। फिर बात करें अपन बेटा होलोक्राइन की, किसकी, होलोक्राइन की। तो होलोक्राइन में अपन कहें जैसे ये कोशिका है, एक कोशिका है, इसके अंदर अपन कहें ये कोशिका जिसके अंदर स्त्रावी पदार्थ बन गए,
इसकी पूरी कोशिका के अंदर अपन कह रहे हैं एक पदार्थ फैले। इसके बाद में जैसे हम कह रहे हैं कि ये कोशिका जो खुद ही पूर्ण रूप से अलग होकर, ये पूर्ण रूप से अलग हो गई, इस कोशिका से ये पूर्ण रूप से भाग एक तरह से अलग हो गया और अलग हो गया इनका क्या हो गया, स्त्रावण हो गया। इसका शेष भाग तो रह गया उसका, और इसकी पूरी कोशिकाओं के पदार्थ स्रावित हो गए, ये मूल भाग से अलग होकर स्त्रावित तो हो जाती है। तो ये इस तरीके से हम कहें कि इसके भाग में जो मुख्यतः जो संरचना होती है इसका ये भाग पूरा ही हट जाता है ना। और जब बात आती है मीरोक्राइन या एक्राइन की, तो इसके अंदर हम कहेंगे कि इस कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ बनता है, वैसे इसके सभी भाग तो शिखर भाग में जाकर जमा होते हैं, और शिखर भाग होता है वो तो यहाँ से अलग हो जाता है और नीचे वाला भाग वो शेष रह जाता है, किसमें, एपोक्राइन में। जबकि होलोक्राइन में तो पूरी कोशिका ही अलग होकर स्त्रावित हो जाती है, कोशिका से पूरा पदार्थ अलग होकर स्त्रावित हो जाता है। मीरोक्राइन में जब कोशिका होती है, उस कोशिका में जो पदार्थ जब बिखरे रहते हैं, उनका स्त्रावन जब होता है तो वो एक तरह से धीरे धीरे विसरण प्रक्रिया से होता है। कौन सी प्रक्रिया से, विसरण प्रक्रिया से इनका क्या होता है, स्त्रावण होता है। तो इसी तरीके से एपोक्राइन, देन होलोक्राइन और मीरोक्राइन, या इसको कहते हैं एक्राइन। ठीक है बेटा। इसके बाद अपन कह रहे हैं कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, तो ये ध्यान रखना, एपोक्राइन, होलोक्राइन एंड मीरोक्राइन, इन तीनों को अच्छे से ध्यान रखेगा तभी आगे वाली तब ग्रंथियां समझ में आएगी। अब बेटा ध्यान दें यहाँ पे कि स्वेद ग्रंथियां, पसीने वाली ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथियां जिसको पसीना ग्रंथियां भी कहते हैं। अब ध्यान रखना ये मुख्य रूप से एक तरह से एक्राइन या मीरोक्राइन प्रकार की होती है। कैसी होती है, एक्राइन या फिर मीरोक्राइन प्रकार की होती है। फिर एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि जो हमारे आंख होते हैं, ये नोट अपवाद है एक तरह से, अच्छा किस्म बनता है, जैसे आंख के पलक वगैरह है, जननांग है, जैसे अपन कहते हैं वो गुदा भाग है, और साथ में हम कहें एक तरह से जो निपल्स होते हैं, इन भागों पर ये अपन कह रहे हैं इनका स्त्रावन के रूप में हम कहें तब ये ग्रंथि किस प्रकार की हो जाती है, एपोक्राइन प्रकार की। लेकिन बाकी सभी में इसका रूप कैसा होता है, एक्राइन या मीरोक्राइन प्रकार का होता है। फिर ये बात आती है कि ये कोशिकाएं इस ग्रंथि के अंदर बात करें तो ये इनका निर्माण कैसा होता है, नलिकाकार, या एक तरह से कहें ये एक तरह से नलिकाकार या कुपिकाकार ग्रंथिकाएं होती है। और ये आउटलेज ऑफ सरफेस हमारी मुख्य त्वचा के ऊपरी भाग पर पाई जाती है। जैसे अपन को गर्मी लगती है, पसीना होता है, तो वो स्वेद ग्रंथि का ही कारण है। और इस पसीने के अंदर हम कहें जैसे CO2 है या यूरिया है, लवणीय पदार्थ है, इनका क्या होता है, स्त्रावण होता है। इसीलिए पसीना हल्का हल्का कैसा रहता है, खट्टा खट्टा रहता है, लवणीय रहता है, नमक के स्वाद का रहता है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी थी। फिर यहाँ पे ध्यान कहें अपन एक तरह से मुख्य रूप से ध्यान दें, ये सर्वाधिक रूप से कहाँ पाई जाती है, कौन, स्वेद ग्रंथियां, पसीने वाली ग्रंथियां। जैसे हम कहें हमारे शरीर में जो पसीना होता है तो हथेली है, तलवा है, बगल जो होते हैं जननांग के कहें या श्रोणी भाग के कहें, अंशमेखला के कहें, उनके अंदर पसीना सबसे अधिक होता है। इस तरीके से ये सहायक किसमें हुई, ये सहायक होती है ताप नियंत्रण। ये सहायक किसमें होती है, ताप नियंत्रण में ये सहायक होती है, कौन, स्वेद ग्रंथियां। फिर एक बात और ध्यान रखने योग्य यहाँ पे है कि ये जो ग्रंथियां, इनको पसीना ग्रंथियां भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया ये एक्राइन या मीरोक्राइन प्रकार की होती हैं। एक विसरणीय प्रक्रिया से इनका स्त्रावणीय पदार्थ होता है,
स्त्रावित होता है। ये कुप्पी का कार्य नलिका है, नलिकाकार ग्रंथियां मिलकर इसका क्या करती है, निर्माण करती हैं। इनके अंदर कहें लवण कहें, सोडियम कहें, या यूरिया कहें, अमोनिया कहें, या फिर एक तरह से कहें जल कहें, अपशिष्ट कहें, इन पदार्थों का स्त्रावण होता है। ये ताप नियंत्रण में सहायक है। इसको पसीना ग्रंथियां कहते हैं। लेकिन आंख की पलकें हैं, जरना गुद्दा है, निपल से एक तरह से इन भागों में रूप कैसा होता है, इन प्रकार का होता है। तो ये थी स्वेद ग्रंथियां। इसी तरीके से एक होती है सीबेसियस ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां, सीबेसियस ग्रंथियां। ध्यान दें, सीबेसियस ग्रंथियां को एक तरह से तेल ग्रंथियां कहते हैं। सीबेसियस ग्रंथियों को क्या कहते हैं, तेल ग्रंथियां कहते हैं। अब अपन कह रहे हैं एक मुख्य रूप से तेल ग्रंथियां कहते हैं, लेकिन ये होलोक्राइन प्रकार की होती है। होलोक्राइन में क्या था कि पूरी कोशिका के अंदर वो पदार्थ फैल जाता है और फिर वो कोशिका खुद ही एक स्त्रावित पदार्थ के रूप में टूट के क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ये मुख्य रूप से ध्यान देना यहाँ पर होलोक्राइन का। किसका, होलोक्राइन का। तो ये होलोक्राइन प्रकार की होती है। ये तेलीय ग्रंथियां होती है और तेलीय पदार्थ का क्या करती है, स्त्रावण करती है। तो तेलीय पदार्थ के रूप में जो एक दूध जैसा पदार्थ स्त्रावित होता है, दूध जैसा जो पदार्थ स्त्रावित होता है उसको ये सीबम कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, सीबम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सीबम क्या होता है, सीबम किसे कहते हैं और सीबम क्या होता है। यहाँ एक नीट में आने लायक क्वेश्चन है, उसको कहते हैं एक तरह से हम कहें इरेगेस्टेरॉल। इरेगेस्टेरॉल के सीबम के अंदर, इसके अंदर सीबम के अंदर इरेगेस्टेरॉल नामक एक पदार्थ पाया जाता है। सीबमीय पदार्थ में इरेगेस्टेरॉल नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो पैराबैंगनी, जो पैराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण करता है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देन नीट के लिए कौन सा पदार्थ है यहाँ पे, इरेगेस्टेरॉल पदार्थ किसकी उपस्थिति में, पैराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं, विटामिन डी का निर्माण करते हैं। तो ये एक तरह से अपने आप में क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर सीबम का जो कार्य होता है वो हमेशा रोम कांड को चिकना बनाए रखता है। रोम कांड को चिकना बनाए रखता है कौन, सीबम। फिर एक तरह से कहें हमारे हथेली और जो तलुए हैं उसके अंदर हम एक तरह से कहें कि ये ग्रंथि हथेली वो तलुए में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात एक यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, अपवाद स्वरूप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे निप्पल है, वैसे पेनिस का जो मुंड भाग होता है, निप्पल है, पेनिस का मुंड भाग है, या स्तन का निप्पल कहें, पेनिस का मुंड कहें, या हमारा होठ कहें, इन पर बाल तो नहीं होते, बाल नहीं पाए जाते, लेकिन ये सीबेसियस कहें या तेल ग्रंथियां क्या है, पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हथेली और तलवे में ये देन एब्सेंट, लेकिन निपल्स, पेनिस, मुंड होता है जो पर्यावरण होता है,
निपल्स होता है या चिपचिपा या चिकना जो पदार्थ जो रहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर बाल तो नहीं पाए जाते लेकिन ये तेल ग्रंथियां पाई जाती है। तो देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद आगे ध्यान दें, स्तन ग्रंथियां तीसरी आ रही है, स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां कहें कि मनुष्य के वक्ष भाग में पाई जाती है। ये कहाँ स्थित होती है? मनुष्य के वक्ष भाग में स्थित होती है। लेकिन यह इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि ये मादा में पाई जाती है। ये मादा में पाई जाती है। अगला है कि ये दूध का स्त्रावन करती है। सभी को ध्यान है, मादा पाई जाएगी, दूध का स्त्रावन करती है, वक्ष भाग में पाई जाती है। और इसमें आपको जो ध्यान होंगे, एस्ट्रोजन वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का नियंत्रण होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं, उन्हीं के द्वारा इन ग्रंथियों पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। अब हम कहेंगे दूध के निष्कासन में पेशियों पर जो दबाव बनाती है वो कौन सा हार्मोन होता है? उसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहें, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन कहें, ये तो नॉर्मली हो गए। लेकिन दूध का स्त्रावन मादा में पाई जाती है, वक्ष, ये तो सभी को ध्यान। लेकिन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का नियंत्रण दूध के निष्कासन में पेशियों पर जो दबाव बनाता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जिसकी वजह से दूध का क्या होता है? निष्कासन होता है। और ये एक तरह से कैसी होगी? एपोक्राइन प्रकार की होती है। एपोक्राइन प्रकार की होती है। और दूसरा है कि स्तन जो ग्रंथियां हैं वो एक तरह से तेल ग्रंथियां या सीबेसियस ग्रंथियों के रूपांतर से बनती है। किससे बनती है? स्तन ग्रंथियां तेलीय ग्रंथियां या सीबेसियस ग्रंथियों के रूपांतर से बनती है। लेकिन यहाँ नोटेड पॉइंट एक और है, वो है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया एंड मनुष्य कहें और प्राइमेट जो होते हैं, इनकी स्तन ग्रंथियां जो होती है वो एक तरह से श्वेत ग्रंथियों के रूपांतर से बनती है। श्वेत ग्रंथियों के रूपांतर से निर्मित होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्तन ग्रंथियां वक्ष भाग से निर्मित होती है, मादा में पाई जाती है, दूध का स्त्रावन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा नियंत्रण होता है, दूध का निष्कासन ऑक्सीटोसिन हार्मोन से होता है, एपोक्राइन प्रकार की होती है। और विशेष कहें कि जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो तेल ग्रंथियों के रूपांतर से बनती है। लेकिन नोट करें, प्रोटोथीरिया और मनुष्य है, प्राइमेट्स की स्तन ग्रंथियां होती है, इन जीवों के स्तन जो होते हैं या स्तन ग्रंथियां होती हैं वो श्वेत ग्रंथियों के रूपांतर से बनती है। फिर एक ध्यान होगा कि इस दूध के अंदर बात करें तो कैसिनोजन प्रोटीन पाया जाता है। कैसिन प्रोटीन या कैसिनोजन जो प्रोटीन्स होते हैं, वसा होते हैं, लैक्टोबैक्टीरियल होते हैं, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये तो बात ही एक तरह से हमने कहा किसकी? स्तन ग्रंथियों की। फिर ध्यान दे बेटा, एक आती है सीरूमिनस ग्रंथियां। सीरूमिनस ग्रंथियां। सीरूमिनस ग्रंथियां की बात कहें तो सीरूमिनस ग्रंथियां हमारे बाह्य कर्णनाल में पाई जाती है। बाह्य कर्ण में पाई जाती है। मनुष्य के बाह्य कर्ण में सीरूमिनस ग्रंथियां पाई जाती है, जो एक तरह से हम कहें
स्वेद ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है। किससे बनती है? स्वेद ग्रंथियों के रूपांतरण से ये बनती है। फिर एक बात आती है कि यह ग्रंथियां एक कर्णमोम का स्त्रावन करती है। आपको ध्यान होगा, कर्णमोम का मतलब सिरुमन कहते हैं वैसे उसको, या सिरुमन मीन कहते हैं, या सिरुमन कहें, या हम मारवाड़ी कहें, ठेठी कहते हैं उसको। तो वो कर्णमोम जिसको सिरुमन कहा जाता है, जिनसे एक तरह से हम कहें हमारा चिकनापन अंदर बना रहता है, तो ये सिरुमन का निर्माण होता है, कर्णमोम बनता है, स्वेद ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है, बाह्य कर्ण के अंदर ये पाई जाती है। और ये एक तरह से कर्ण पट्टक की क्या करती है? सुरक्षा करती है। कार्य है इसका कि हमारा कर्ण पट्टक अंदर से कैसा रहे? सुरक्षित रहे, चिकना रहे, पर्दा न फटे। इसकी सुरक्षा के लिए कर्णमोम का स्त्राव होता है, सिरुमन कहते हैं। और सिरुमन एक तरह से कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आगे जो ध्यान दें, मुख्य रूप से मूलाधार ग्रंथियां। कैसी ग्रंथियां? मूलाधार ग्रंथियां। अब ध्यान रखना, ये ग्रंथि मुख्य रूप से सीबेशियस ग्रंथियों के रूपांतरण से निर्मित होती है। सीबेशियस ग्रंथियों के रूपांतरण से निर्मित होती है। अब स्थिति क्या है इसकी? स्थिति आपको ध्यान होगा, नाम से ही पता चल रहा है, मूत्र जनन छिद्र, जहां से मूत्र निकलता है, और गुदा, उन दोनों के मध्य में ये पाई जाती है या स्थित होती है। और इसकी स्थिति हम कहें, ये एपोक्राइन प्रकार की होती है। कैसी होती है? एपोक्राइन प्रकार की होती है। कौन? मूलाधार ग्रंथियां। कहां पाई जाती है? मूत्र जनन छिद्र और गुदा के मध्य पाई जाती है। सीबेशियस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है, एपोक्राइन प्रकार की होती है, और इसके अंदर फिरोमोन पदार्थ का स्त्राव होता है, जिससे जीवों के अंदर लैंगिक आकर्षण बनता है। तो ये एक पदार्थ का स्त्राव करती है, जिससे जीव के अंदर क्या बनता है? लैंगिक आकर्षण बनता है। तो ये ग्रंथि हो गई मूलाधार ग्रंथियां। कैसी ग्रंथियां? मूलाधार ग्रंथियां सीबेशियस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है, मूत्र जनन छिद्र और गुदा के मध्य पाई जाती है, एपोक्राइन प्रकार की होती है, फिरोमोन पदार्थ का स्त्राव करती है और लैंगिक आकर्षण के लिए जिम्मेदार होती है। अब ध्यान दें, मेबोमियन ग्रंथियां। मेबोमियन ग्रंथियां की जब बात करें अपन, तब ध्यान रखना होगा कि ये ग्रंथियां भी सीबेशियस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। और दूसरी बात, इनकी स्थिति क्या होती है? ये कहां पाई जाती है? ये हम कहें नेत्र या आंख की जो पलक होती है, पलकों की आंतरिक संरचना बोरोनिया के नीचे पाई जाती है। नेत्र की पलकों की जो बोरोनिया होती है, इनके नीचे पाई जाती है। सीबेशियस ग्रंथियों के रूपांतरण से ही बनती है। और दूसरा बात है, क्या कार्य करती है ये ग्रंथि? तो एक तरह से नेत्र या कॉर्निया के भाग को चिकना बनाए रखती है। कॉर्निया भाग को, आंख के कॉर्निया भाग को चिकना बनाने में क्या है? सहायक है।
मेबोमियन ग्रंथियां। बेटा एक बार ध्यान दें, मेबोमियन ग्रंथियां सेबेसियस ग्रंथि रूपांतरण से बनती है। स्थिति नेत्र की पलकों की आंतरिक बोरनियों के नीचे स्थित होती है और कार्य है इसका कि हमारे नेत्र के कॉर्निया भाग को चिकना बनाए रखना, लुब्रिकेंट बनाए रखना। इसके बाद लास्ट जो ग्रंथि है वो ग्रंथि है जेन्स ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? जेन्स ग्रंथियां। ये भी एक तरह से सेबेसियस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है। नंबर 1 सेम कंडीशन है और इसकी भी स्थिति यही है कि ये नेत्र के पलकों के में स्थित होती है, बोरोनियों में पाई जाती है ना। ये नेत्र के बोरोनियों में पाई जाती है और इसका भी कार्य एक तरह से नेत्र की बोरोनियों को चिकना बनाए रखना। चिकना बनाए रखना, तो नेत्र की बोरोनियों को चिकना बनाए रखना। तो ये बात थी एक तरह से त्वक ग्रंथियों की। इसके बाद में आता है त्वचा के कार्य। त्वचा के कार्य लास्ट टॉपिक इस लेसन का, त्वचा के कार्य। जरा ध्यान में, सबसे पहला ही कार्य है शरीर की सुरक्षा। स्किन के कार्य, त्वचा के कार्य, शरीर की सुरक्षा। जैसे अपन कहें स्किन हमें बाहरी आघातों से रक्षा करती है। जो हमारे नाखून वगैरह होते हैं ये बाहरी कारकों से हमें क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। स्किन की लेयर हमें जीवाणुओं से भी क्या करती है? सुरक्षा करती है। इसलिए इसको कहा गया है ये एज ए सुरक्षा का कार्य करती है। शरीर के अंदर हम कहें एक तरह से ताप का नियंत्रण का भी कार्य करती है। हमने पढ़ा था कि इसमें काफी वसा का मोटा स्तर पाया जाता है डर्मिस भाग में, जिसके कारण ये हमें ताप सहने की शक्ति देती है और इसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस से होता है। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अब अपन कहें इसी के साथ में ये शरीर की आकृति को प्रदान करती है, बिल्कुल शरीर की आकृति को बनाने का कार्य करती है। इसी तरीके से हम बात करें यहाँ पर ये खाद्य संग्रहण, इनकी कोशिकाएं जो होती है वो खाद्य संग्रहण जो वसा का संचय करने का जो कार्य करती है। इसी तरीके से जब हम आगे बात करें उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों के रूप में हमारी जो ग्रंथियां होती है वो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने का कार्य करती है। ये भी ऐसे क्या करती है? स्किन करती है। उपयोगी पदार्थों का अवशोषण, उपयोगी पदार्थों का अवशोषण नहीं कह सकते, स्त्रावण कह सकते हैं, इसको सीक्रेशन कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कर्ण मोम है, जैसे दूध का स्त्रावण है, सीबम का स्त्रावण है। तो इस तरीके से उपयोगी पदार्थों का स्त्रावण करने का कार्य भी कौन करती है? स्किन करती है। गमन में सहायक है। त्वचा की वजह से हमारा शरीर का लचीलापन बनता है और लचीलापन बनने के कारण हम गमन कर पाते हैं। फिर इसी तरीके से हम कह रहे हैं कंकाल का निर्माण करते हैं, हमारे ढांचे का निर्माण करने में ये क्या है? सहायक है। फिर हम कह रहे हैं अवशोषण, क्या कहते हैं? अवशोषण। आपको ध्यान होगा कि मुख्य रूप से स्किन की जो पारगम्य जो भाग होते हैं, जो अपन कहते हैं हमारी बॉडी का मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, तो उस समय ये तेल हमारी जो रंध्रों के द्वारा जो अंदर जाता है वो भी अवशोषण करने का कार्य होता है। जैसे मालिश कहें या एक तरह से कहें कि मसाज करते हैं, उस समय जो पदार्थ तो बॉडी के अंदर जाते हैं तेल, तो वो एक तरह से अवशोषण का काम हो गया। फिर हम कह रहे हैं उद्दीपन ग्रहण करने का कार्य करती है। जैसे ही हमें कुछ भी कील वगैरह चुभ जाती है तो जस्ट प्रभाव से हमारे मस्तिष्क से ये संदेश आता है कि कुछ घटना घटित हो गई है। फिर आपको ध्यान नहीं होगा कि त्वचा के स्किन के डर्मिस भाग से दांतों का निर्माण होता है। और फिर बात आई लैंगिक आकर्षण की।
लैंगिक आकर्षण में अभी अपन ने कहा था कि ये फेरोमोन जैसे पदार्थों का स्त्रावन करती है, जिससे विपरीत लिंग वाले दोनों जीव आपस में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो लैंगिक आकर्षण भी एक त्वचा पर निर्भर करता है। इसी तरीके से हम बात करें यहाँ पर नंबर 13 पुनरुद भवन, जैसे हमारी बॉडी पे कहीं भी लग जाती है तो घाव जस्ट न बढ़ने का काम कौन करती है, स्किन करती है। इसीलिए इन उपयोगी कार्यों के कारण त्वचा को शरीर का अर्पण मूला अंग कहा जाता है। त्वचा को शरीर का अर्पण मूला अंग कहा जाता